नमस्कार। स्टडी विद अमिता पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सोशियोलॉजी के अंतर्गत संस्कृत टॉपिक्स पर अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे मानदंड तथा मूल्यों की। मानदंड तथा मूल्य क्या है और समाज में इनकी क्या भूमिका है, आइए हम विस्तार पूर्वक इन सब की चर्चा करते हैं। व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीकों को सामाजिक प्रतिमान या मानदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मानदंड। बिरस्टीट ने परिभाषा मानदंड की दी है और कहा कि बिना प्रतिमानों के सामाजिक जीवन असंभव होगा और समाज में कोई व्यवस्था नहीं रह पाएगी। डेविस ने मानदंड की परिभाषा देते हुए कहा कि आदर्श नियमों के अभाव में मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहीं किम्बाल यंग ने परिभाषा देते हुए कहा कि सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। इन सब परिभाषाओं से यही स्पष्ट होता है कि सामाजिक प्रतिमान मानव व्यवहार को नियमित एवं नियंत्रित करते हैं। वे समाज के बैकबोन अर्थात मेरुदंड के समान है, जिनके अभाव में कोई भी समाज व्यवस्थित रूप से खड़ा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सामाजिक प्रतिमानों की विशेषताओं के बारे में। सामाजिक प्रतिमान के पालन की अपेक्षा उस समाज के सभी लोगों से की जाती है। दूसरा है, सामाजिक प्रतिमान में छोटे बड़े नियम और उपनियम भी होते हैं। तीसरा है, ये सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। चौथी विशेषताएं है कि इनका पालन बाह्य दबाव के कारण ही नहीं किया जाता, वरन इसलिए भी किया जाता है कि ये मानव व्यवहार के अभिन्न अंग बन गए हैं। और पांचवा है, ये मानव का पथ प्रदर्शन करते हैं तथा नैतिक कर्तव्य की भावना से संबंधित होते हैं। छठवीं विशेषता है कि सामाजिक प्रतिमानों में विकल्प भी होते हैं। सातवीं विशेषता, सामाजिक प्रतिमान सामाजिक नियंत्रण के साधन है। और इस अगला है, इनका संबंध परिस्थितियों, उपयोगिता एवं आवश्यकता से पूर्ति से भी होता है। ये लिखित एवं अलिखित भी हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। एक है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। जिन कार्यों को करने को कहा जाता है उसे हम सकारात्मक प्रतिमान कहते हैं, जैसे सदा सच बोलना चाहिए। और जिन कार्यों को करने के लिए मना किया जाता है उसे हम नकारात्मक प्रतिमान कहते हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। सामाजिक प्रतिमान को औपचारिक एवं अनौपचारिक दो भागों में बांटा गया है। पहला है, कानून औपचारिक है तथा प्रथा, जनरीति, रूढ़ियां ये सब अनौपचारिक प्रतिमान है। बीरस्टेड ने सभी प्रकार के प्रतिमानों को जनरीतियां, रूढ़ियां तथा कानून तीन भागों में बांटा है। किंग्सले डेविस ने प्रतिमानों को जनरीतियों, रूढ़ियों, कानून, संस्था, नैतिकता व धर्म, परिपाटी, शिष्टाचार, फैशन एवं धुन के रूप में विभक्त किया है। सामाजिक प्रतिमान में सबसे पहले बात करते हैं जनरीतियां अर्थात लोक रीतियां। जनरीतियां क्या है? जनरीतियां समूह की आदत है। जनरीतियां शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के प्रोफेसर ग्राहम समनर ने 1906 में अपनी पुस्तक फाल्कवेज में किया था। दोस्तों, फाल्कवेज दो शब्दों से बना है। फाल्क अर्थात जन या जनता, वेज अर्थात तरीके या रीतियां। फाल्क प्लस वेज, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जन प्लस रीतियां अर्थात जन रीतियां, अर्थात वे रीतियां जो जन या जनता द्वारा व्यवहार के दौरान अपनाई जाती है। अब हम बात करेंगे जनरीतियों के कुछ परिभाषाओं के बारे में, जिसमें पहली परिभाषा दी मैकाइवर एवं पेज ने। उन्होंने कहा, जनरीतियां समाज में मान्यता प्राप्त
अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां हैं। दूसरी परिभाषा मैरिल एवं एलरिच ने दी है। इनके अनुसार जनरीतियां शाब्दिक अर्थ में जनरीतियां जनता की रीतियां हैं अथवा सामाजिक आदतें हैं जो समूह द्वारा अपेक्षित हैं तथा दैनिक जीवन में व्यवहार के फलस्वरूप विकसित हुई हैं। जनरीतियों की विशेषताएं देखते हैं। ये समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त विधियां हैं। दूसरी विशेषताएं हैं इनका पालन अनजाने में ही किया जाता है। तीसरा है इनका जन्म स्वतः होता है। चौथा है मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। पांचवा इनका हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। छठा है इनमें समूह कल्याण की भावना निहित होती है। सातवां है ये अलिखित होती हैं। आठवां अनियोजित एवं असंगठित होती हैं। अब बात करते हैं जनरीतियों का महत्व। जनरीतियों का क्या महत्व है, आइए हम देखते हैं। जनरीतियां हमें सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में रहना सिखाती हैं। ये मानव व्यवहार की भविष्यवाणी की क्षमता प्रदान करती हैं। जनरीतियां समाज में एक रूपता लाती हैं। जनरीतियां मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। जनरीतियां मानव व्यवहार को सरल बनाती हैं। जनरीतियां समाज में नियंत्रण बनाए रखती हैं। जनरीतियां के अध्ययन से समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बिरिस्टिड ने जनरीतियों की कुछ इस प्रकार बात की है। उन्होंने कहा कोई भी समाज जनरीतियों के बिना नहीं रह सकता। ये सामाजिक संरचना की अंग है और सामाजिक संबंधों एवं व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे लोकाचार अर्थात रूढ़ियां। लोकाचार शब्द लैटिन भाषा के मॉस शब्द का बहुवचन है जिसका अर्थ होता है प्रथा। मोरेस शब्द की उत्पत्ति मॉरल शब्द से भी की मानी जाती है जिसका प्रयोग नैतिकता के लिए किया जाता है। समाजशास्त्र में मोरेस शब्द का प्रयोग करने का श्रेय अमेरिकन समाजशास्त्री प्रोफेसर ग्राहम समनर को है। समनर ने कहा जब जनरीतियों में औचित्यपूर्ण जीवन यापन का दर्शन एवं कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश हो जाता है तब वे लोकाचार हो जाती हैं। वहीं लमले ने कहा जब एक जनरीत में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वही लोकाचार बन जाती है। लोकाचार को और भी अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहला है यह स्वतः विकास होता है। इसकी प्रवृत्ति अनुदार होती है। यह स्वाभाविक है। नैतिकता का अंश समूह कल्याण की भावना, अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक नियंत्रण, समूह द्वारा अपेक्षित व्यवहार, नवा व्यवहार की वैधता एवं वैधता के निर्णय का आधार। ये लोकाचार की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। दोस्तों लोकाचार दो प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक एवं नकारात्मक और दूसरा होता है विशिष्ट एवं सामान्य। लोकाचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए अब हम देखते हैं। इसका पहला महत्व सामाजिक नियंत्रण, दूसरा है सुरक्षा तथा व्यवस्था बनाए रखना, तीसरा है व्यवहारों को निश्चित करना और चौथा है व्यक्ति एवं समूह में एक रूपता स्थापित करना। पांचवा है सामाजिक सुदृढ़ता, छठा है सामाजिक कल्याण, सातवां है सामाजिकरण में सहायक, आठवां है मूल्यों व नैतिकता को प्रोत्साहन देना। अब बात करते हैं प्रथा की। दोस्तों प्रथा क्या है? प्रथा अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान है। मैकाइवर एवं पेज ने प्रथा की परिभाषा दी और कहा सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं हैं। वहीं लुंडबर्ग ने कहा प्रथाएं वे जनरीतियां हैं जो एक पीढ़ी तक
निरंतर प्रचलन में रहते हुए औपचारिक मान्यता प्राप्त कर लेती हैं। अब प्रथा की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। यह व्यवहार करने की विधि है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, समाज द्वारा स्वीकृत व स्थायित्व होती है, यह व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण रखती है, यह अलिखित व अनियोजित होती है, यह धीरे धीरे विकसित होती है, समाज ही प्रथा का न्यायालय होता है, कठोर व अपरिवर्तनशील भी होता है प्रथा। अब बात करते हैं प्रथा के महत्व के बारे में। व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पालन नहीं करने पर समाज द्वारा व्यक्ति की आलोचना व निंदा की जाती है। सामाजिक अनुकूलन में सहायक होता है, समाजीकरण में भी सहायक होता है, व्यवहार में एक रूपता लाती है। यह सब महत्व प्रथा का होता है। अब बात करते हैं परंपरा, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन शब्द की उत्पत्ति ट्रेडरेरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है हस्तांतरित करना। ट्रेडिशन का संस्कृत शब्द परंपरा है, जिसका अर्थ है ऐतिह्य अर्थात विरासत में मिलना। इस प्रकार परंपरा का संबंध उन बातों से है जो अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही हो और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही हो। गिन्सबर्ग ने परंपरा की परिभाषा देते हुए कहा, परंपरा का अर्थ उन संपूर्ण विचारों, आदतों और प्रथाओं के प्रयोग से है जो एक समूह की विशेषता है तथा जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। अब बात करते हैं परंपरा की कुछ विशेषताओं के बारे में। परंपरा निरंतर चलती रहती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, अर्थात हमारे पूर्वजों द्वारा हमें प्राप्त होती है और हमारे द्वारा आने वाली पीढ़ी को। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इसकी गति, जो परिवर्तन की गति होती है, बहुत ही धीमी रहती है या धीरे धीरे ही इसमें परिवर्तन आता है। यह अचेतन रूप से पालन होता है, इसमें कठोरता पाई जाती है। परंपराओं का महत्व। मैकडूगल ने कहा, हम जीवितों की अपेक्षा मृतकों से अधिक संबंधित होते हैं। परंपरा समाजीकरण में योग देती है। परंपरा एक रूपता लाती है। परंपरा व्यवहार पर नियंत्रण करती है। परंपरा सामाजिक सुरक्षा भी देती है। परंपरा राष्ट्रीय भावना के विकास में सहायक होती है। परंपरा संकटों एवं नवीन परिस्थितियों का मुकाबला करने में सहायक होती है। अब बात करते हैं नैतिकता तथा धर्म। नैतिकता का संबंध सद और असद, उचित और अनुचित से है। नैतिकता की परिभाषा देते हुए गुरविच ने कहा, नैतिकता अत्यधिक गत्यात्मक, रचनात्मक तथा रूढ़िवादी तत्वों का विरोध करने वाली होती है। नैतिकता का संबंध सामाजिक मूल्यों से भी है। प्रत्येक समाज के मूल्य दूसरे समाज से भिन्न होते हैं, अतः नैतिकता के नियमों में भी अंतर पाया जाता है। धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति से होता है। अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म को जन्म देता है। दोस्तों, नैतिकता का संबंध धर्म से भी है। प्रत्येक धर्म में हमें नैतिक नियम देखने को मिलते हैं। धार्मिक नियमों का पालन हम अलौकिक सत्य के डर से भी करते हैं। धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं होता, यह विश्वास तथा भावनाओं पर जोर देता है। धर्म सामाजिक जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। फ्रायड ने कहा, धर्म का संबंध मानव के अचेतन मस्तिष्क से है। धर्म नैतिकता को शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।